रात के लगभग 2 बजे थे। ढाका शहर के बाहर एक सुनसान नदी किनारे अचानक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में पानी के ऊपर आग की लपटें उठने लगीं और नदी में खड़े कई जहाज़ों से धुआं निकलने लगा। पाकिस्तानी सेना के रेडियो नेटवर्क पर घबराई हुई आवाज़ें गूंजने लगीं। ये हमला कैसे हुआ? हमारी सुरक्षा तो पूरी थी, कोई अंदर कैसे पहुंचा? सबसे अजीब बात यह थी कि हमला करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई विमान, न कोई बड़ी सेना, न कोई पहचान। लेकिन उस रात हुआ ये हमला सिर्फ एक छोटा सा हादसा नहीं था। दरअसल ये उस गुप्त योजना का हिस्सा था जिसने 1971 के युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और इस योजना के पीछे थी भारत की सबसे रहस्यमयी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे भारत की खुफिया एजेंसी ने महीनों पहले एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया, कैसे हजारों स्थानीय लड़ाकों को प्रशिक्षित किया गया और कैसे एक ऐसी खुफिया रणनीति बनाई गई जिसने अंत में 1971 के युद्ध को निर्णायक रूप से प्रभावित कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये जासूसी, रणनीति और साहस की ऐसी कहानी है जो दशकों तक पर्दे के पीछे छिपी रही। 1970 के दशक की शुरुआत में दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक बड़ा संकट जन्म ले रहा था। उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता और सेना लगातार वहां के लोगों को दबा रही थी। राजनीतिक अधिकारों से लेकर आर्थिक संसाधनों तक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बराबरी नहीं मिल रही थी। 1970 के चुनावों में जब बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने भारी जीत हासिल की तो लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात बदलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के शासक याहिया खान और सैन्य नेतृत्व ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को हिला डाला। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य था बंगाली आंदोलन को पूरी तरह कुचल देना। विश्वविद्यालयों, अखबारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। भारत के लिए यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बन चुका था। दिल्ली में उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि स्थिति जल्द ही युद्ध में बदल सकती है। लेकिन भारत सीधे युद्ध में कूदने से पहले एक मजबूत रणनीति बनाना चाहता था। यहीं पर सामने आया भारत की खुफिया एजेंसी का नाम, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का गठन 1968 में हुआ था। उसके पहले प्रमुख थे आर.एन. काओ। आर.एन. काओ अपने शांत स्वभाव और बेहद गहरी रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर भारत को भविष्य के युद्ध में जीतना है तो सिर्फ सेना से काम नहीं चलेगा। जमीन के अंदर, समाज के अंदर और दुश्मन के सिस्टम के अंदर भी काम करना होगा। यहीं से शुरू हुई रॉ की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक। रॉ ने सबसे पहले ये समझा कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान की सेना से नाराज हैं। अगर उन्हें संगठित किया जाए तो वो एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। यहीं से जन्म हुआ मुक्ति बाहिनी का। मुक्ति बाहिनी दरअसल स्थानीय बंगाली लड़ाकों का एक संगठन था जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन शुरुआत में उनके पास न प्रशिक्षण था, न हथियार, न रणनीति। रॉ ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। भारत की सीमा के पास कई गुप्त प्रशिक्षण शिविर बनाए गए। इन शिविरों में हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटक इस्तेमाल, रेडियो संचार, खुफिया जानकारी जुटाना। कुछ ही महीनों में मुक्ति बाहिनी एक संगठित लड़ाकू ताकत बन गई। अगस्त 1971 पाकिस्तानी सेना को लगा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा हमला उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। रॉ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। मुक्ति बाहिनी के विशेष कमांडो को पानी के नीचे से हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। रात के अंधेरे में ये कमांडो ढाका, चिटगोंग और मोंगला बंदरगाह के पास पहुंचे और फिर एक साथ कई जहाज़ों और बंदरगाह संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना की समुद्री सप्लाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। ये हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तान की सेना समझ ही नहीं पाई कि ये किसने किया।
लेकिन असल में ये महीनों की गुप्त योजना का परिणाम था। युद्ध में हथियार जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जानकारी। भारत की खुफिया एजेंसी ने पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक विशाल खुफिया नेटवर्क बना लिया था। स्थानीय लोग, छात्र, व्यापारी, कई लोग गुप्त रूप से जानकारी भेज रहे थे। पाकिस्तानी सेना कहाँ तैनात है, उनके गोदाम कहाँ हैं, कौन से पुल महत्वपूर्ण हैं, कौन सी सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी जानकारी भारत के पास पहुंच रही थी। जब दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय सेना के पास पहले से विस्तृत जानकारी मौजूद थी। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला किया। इसके साथ ही औपचारिक रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। भारतीय सेना पहले से तैयार थी। मुक्ति वाहिनी पहले ही पाकिस्तान की सेना को कई जगह कमजोर कर चुकी थी। संचार लाइनें टूट चुकी थी, गोदामों को नुकसान हो चुका था और स्थानीय समर्थन भी पाकिस्तान के खिलाफ था। इन सब के पीछे महीनों की गुप्त योजना काम कर रही थी। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी ने रास्ते दिखाए, स्थानीय जानकारी दी और कई जगह सीधा युद्ध भी किया। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे चारों तरफ से घिरती चली गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक ऐतिहासिक घटना हुई। पाकिस्तानी सेना के जनरल ए नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। आमतौर पर इतिहास की किताबों में युद्ध के मैदान की कहानियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन इस युद्ध में असली जीत सिर्फ बंदूक और टैंकों से नहीं मिली थी। ये जीत रणनीति, खुफिया जानकारी और गुप्त अभियानों की भी थी। महीनों की तैयारी, गुप्त नेटवर्क और स्थानीय समर्थन ने इस युद्ध की दिशा बदल दी।